हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। इन ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, सरकार या गवर्नमेंट जो है उसके बारे में आप लोग सब जानते हैं कि सरकार कैसे बनती है, कैसे काम करती है। लेकिन कितने रूप होते हैं इसके, क्या क्या अंग होते हैं, इन सब चीजों के लिए हम लोग इसके टॉपिक को पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि सरकार कहाँ काम करती है। तो यहां हम बात करेंगे राज्य स्टेट। स्टेट क्या है? बड़ा ही जटिल प्रश्न है राजनीति विज्ञान के लिए, राजनीतिक शास्त्रियों के लिए, क्योंकि राज्य शब्द का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति हर दिन इसका प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी राज्य को बहुत कम लोग ही परिभाषित कर सकते हैं। और इस राज्य को परिभाषित करने से पहले आप लोग देखें तो राजनीति शास्त्री जो भी हुए हैं उन्होंने इसके अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। और इस बात को कंफ्यूजन में डाला गया है कि राज्य वास्तव में होता क्या है। और व्यक्ति को जानना भी जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति राज्य में रहता है, सरकार उसका पार्ट्स है, ये चीजें उसके लिए जरूरी हैं। इसीलिए आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो देखें और कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं इस तरह के अच्छी अच्छी जानकारियां आपको बता पाऊं और आप लोग कुछ सीख पाएं। तो हम जो बात कर रहे हैं स्टेट की, तो स्टेट को लेकर कार्ल मार्क्स, एक दार्शनिक हुए कार्ल मार्क्स ने राज्य को क्या बताया? एक वर्गीय संस्था बताया। फिर कुछ लोगों ने इसे शक्ति की व्यवस्था नाम दिया और आगे चलकर कुछ लोगों ने इसे लोक कल्याण व्यवस्था का नाम दिया। लेकिन वास्तव में राज्य की परिभाषा क्या है, इस बात को लेकर यूनानी दार्शनिक आपने खूब नाम सुना है, अरस्तु क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग सब जानते हैं कि राजनीतिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया, इसीलिए राजनीति विज्ञान के क्या जनक हैं। कौन? अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है? अरस्तु। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और उन्होंने राज्य की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? राज्य की परिभाषा दी है राज्य परिवारों और ग्रामों का, राज्य परिवारों और ग्रामों का संघ होता है। उसका उद्देश्य लोगों के जीवन को सुखी बनाना होता है। ये यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने परिभाषा दी। वैसे हम बात करें राज्य का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ क्या होता है? तो स्टेट जो शब्द है वो स्टेटस शब्द लैटिन भाषा का रूपांतरण है और स्टेटस व्यक्ति के सामाजिक स्तर को बताता है। स्टेटस जो है वो व्यक्ति के सामाजिक स्तर को बताता है। लेकिन आगे चलकर बदलते हुए स्वरूप में इस सामाजिक स्तर ने समाज का रूप ले लिया और समाज को राज्य के रूप में परिभाषित किया गया। तो इस राज्य को समझने के लिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न के जरिए आप समझ पाएंगे कि राज्य वास्तव में होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य है? यहां हमने पहला लिखा पंजाब,
दूसरा लिखा राजस्थान, तीसरा लिखा हरियाणा, चौथा ऑप्शन है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। आपको आंसर देना है इन चारों में से। ए है 1 व 2, ब है 3 व 4, स है उपयुक्त सभी, द है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी जो प्रश्न किया ये कोई इतना खतरनाक प्रश्न नहीं है कि आप लोगों को आई नहीं, लेकिन पॉलिटी की जो समझ रखते हैं वो लोग इसका उत्तर फटाफट देंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो निम्न में से कौन सा राज्य है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी। तो हमने पहला ऑप्शन दिया आपको ए और 2, 1 और 2 यानी पंजाब, राजस्थान। ब में हमने दे दिया 3 और 4 हरियाणा और यूपी को, और स में हमने कहा कि चारों ही क्या है राज्य हैं, और द में कहा इनमें से कोई नहीं है। आपको करना क्या है, मेरा जो वीडियो चल रहा है लाइव नहीं है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखते हैं, और जैसे ही हम लोग इसका उत्तर बताएंगे आपको लगेगा कि मैंने इसका सही उत्तर दिया है। तो फटाफट आप लोग पहले इसका उत्तर लिखें, टाइप कर दें। ए करना है, ब करना है, स जो भी है आप लोग करें, टाइप कर दिए, शायद आपने कर दिया होगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम इसी का, दूसरा प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1947 से पहले, 1947 से पहले क्या भारत राज्य था? प्रश्न दोबारा देखें, 1947 से पहले क्या भारत राज्य था? आपका उत्तर हाँ या ना में देना है आपको। आंसर जो आप टाइप करें कमेंट बॉक्स में, हाँ या ना। हाँ वाले हाँ लिखें, ना वाले ना लिखें। 1947 से पहले क्या भारत राज्य था, हाँ या ना? ठीक है, शायद आपने लिख दिया होगा। और अब हम उत्तर चेक करते हैं फटाफट कि आप किन किन के उत्तर सही हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला प्रश्न लिया था उसमें उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगर आपने उत्तर दे दिया इसका मतलब आप सही हैं। और दूसरा प्रश्न जो था हमारा, 1947 से पहले भारत राज्य था या नहीं था, इसके बारे में हम बात करें तो इसका उत्तर होगा ना, यानी नहीं था। 1947 से पहले राज्य नहीं था। तो दोनों के उत्तर आपने मिलान किया, आपने शायद सभी लोगों के सही होंगे। अब हम इसको ये समझेंगे कि जिन लोगों के उत्तर गलत गए उन लोगों को हमें ये बताना होगा कि ऐसा क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। जैसे 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत उसे राज्य के दर्जे से हटा दिया गया, इसलिए अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में हमने इन 4 राज्यों के नाम लिखा और उत्तर हमने ये कह दिया ये चारों ही राज्य नहीं है। तो प्रश्न तो बनता है ना, प्रश्न यूं बनता है कि भाई आपने एक तरफ 28 राज्यों की बात करें, लेकिन जहां हमने ये कहा तो ये पॉलिटिकल की भाषा में, राजनीति विज्ञान की भाषा में ये राज्य नहीं है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा क्यों नहीं है, क्योंकि हमें उत्तर का तर्क देना होगा। और तर्क के लिए आपको ये जानना होगा कि राज्य बनने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, राज्य के निर्माण के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं। और सर बोले आपने, हम जो राज्य कहते आ रहे थे आपने उसको नकार क्यों दिया, ठुकरा क्यों दिया? तो हम ये बात करेंगे कि राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं, 4 आवश्यक तत्व हैं। राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं, जिसमें पहला हम लोग लेते हैं
जनसंख्या, जनसंख्या। दूसरा हम लोग लेते हैं निश्चित भूभाग। तीसरा हम लेते हैं निश्चित भूभाग। उसके बाद तीसरा लेते हैं हम लोग सरकार, और चौथा लेते हैं हम लोग संप्रभुता या प्रभुषता। प्रभुषता, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, पॉपुलेशन, क्षेत्रफल, निश्चित भूभाग, गवर्नमेंट और संप्रभुता। ये चार तत्व जो होते हैं ये राज्य का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जनसंख्या पॉपुलेशन, जैसे आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि राज्य बनने से पहले व्यवस्थाएं कैसी थी। तो सबसे पहले ये मान सकते हैं आप लोग कि जैसे कोई व्यक्ति था और वो व्यक्ति एक समूह में रहता था, उसकी जनसंख्या का विस्तार हुआ, और जब उसकी जनसंख्या का विस्तार हुआ तो उसकी जनसंख्या में उसका परिवार बढ़ा। जैसा कि अरस्तु ने कहा, परिवार और ग्रामों का संघ ही क्या राज्य है। तो यहां हम बात करें, ये जो व्यक्ति था इसकी जनसंख्या बढ़ी और ये जनसंख्या एक एरिया में रहने लगी, निश्चित भूभाग में रहने लगी, और फिर इनमें आपस में पहले जो लोग थे उनमें ये हुआ करता था कि वो एक दूसरे के भोजन को चुराने के लिए शिकार करा करते थे। वो लोग आपस में, न्याय जैसी व्यवस्था नहीं थी, दंड का कोई प्रावधान नहीं था, यानी ये कह सकते हो आप लोग, बलशाली व्यक्ति होता वो कमजोर व्यक्ति को खा जाता था। मत्स्य न्याय, यानी बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार कर लेती थी, निगल जाती थी। ऐसी स्थिति में उन्हें आवश्यकता पड़ी एक ऐसे व्यक्ति की जिसको आप लोग कह सकते हो राजा कह सकते हो, सरदार कह सकते हो, मुखिया कह सकते हो। वो उसने उनको क्या किया, एक समूह में बांधा और न्याय व्यवस्था को स्थापित किया, और उसको में एक संप्रभुता आई, यानी सर्वोच्च शक्ति आई। तो यहां हम बात करें कि राज्य जो है उसमें चार आवश्यक तत्वों में जनसंख्या, तो अभी हमने कहा कि राजस्थान क्यों नहीं है, जैसे कि आपको पता है राजस्थान की जनसंख्या है लगभग कितनी कह सकते हो आप आज के दिन, लगभग कितनी कह सकते हो, 7 करोड़। इसका मतलब क्या कह सकते हो आप कि हाँ जनसंख्या है राजस्थान के पास में। दूसरी बात करें हम लोग तो आप लोग कह सकते हो कि उसका एक निश्चित क्या है, क्षेत्रफल भी है कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, आप चेक करें कितना है। सरकार आप लोग कह सकते हो अभी कांग्रेस के नेतृत्व में गहलोत जी की सरकार भी है, गहलोत जी की सरकार भी है, ठीक है। और संप्रभुता, ये चौथा जो पॉइंट है, यहां आपको ये समझना है कि संप्रभुता होती क्या है। तो इस संप्रभुता को हम लोग बात करें तो ये होती है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति ऐसी शक्ति जो बाहरी और आंतरिक रूप से अपने आदेशों को उस क्षेत्र में लागू करवाती हो, वह कहलाती है सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता या प्रभुषता। तो यहां हम देख रहे हैं कि जहां तीनों तत्व है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या हमारे जो 28 स्टेट है उन सबके पास में एक चौथा जो संप्रभुता है, प्रभुषता है, वो हमारी भारत सरकार के अधीन है। यानी ये जितनी भी गवर्नमेंट है, जितने भी स्टेट हैं, वो किसके अधीन है, भारत सरकार के अधीन है। और ये जो सर्वोच्च शक्ति है वो किस में अधीन है, भारत सरकार में अधीन है। और ये भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसीलिए वो राज्य के अधीन होकर ही काम करते हैं। यानी ये कह सकते हो आप लोग कि ये जो चारों आप लोग बात करें इन तत्वों की, तो ये चारों तत्व कहीं भी इन राज्यों में तीन तो पूरा करते हैं लेकिन चौथे को ये पूरा नहीं करते। इसीलिए 28 राज्य न होकर क्या हैं, इकाइयां हैं, किसकी, संघ की इकाइयां हैं। और संघ की इकाइयों को इसीलिए हम कह सकते हैं भारत एक संघ है, भारत एक संघ और 28 इकाइयों का संघ बना हुआ है। तो फिर आपके दूसरा प्रश्न आपने लिया, पहले प्रश्न का जवाब आपको मिला,
दूसरा प्रश्न था हमारा कि 1947 से पहले भारत राज्य था या नहीं था, तो हमने कहा नहीं था। तो यहां पे आप चेक करें, 1947 के पास की बात करें तो उस समय भी हमारी जनसंख्या थी, कम थी, आज की तरह नहीं थी लेकिन कम थी। उसका हमारा एक निश्चित भूभाग था, क्षेत्रफल था। अंतरिम सरकार हमारी बन चुकी थी, सरकारें हुआ करती थी। 1935 के अधिनियम के तहत सरकारें गठित हो गई थी, लेकिन हमारी जो संप्रभुता थी वो उस समय भी किसके अधीन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। और भारत पूरा किसके अधीन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियम कायदे हमारे यहाँ लागू होते थे। इसीलिए हमारी जो संप्रभुता थी वो क्या थी? गिरवी थी। हम लोग गुलाम थे, इसलिए हमारे पास सर्वोच्च शक्ति नहीं थी। तो तीन तत्वों पूरा होने के बावजूद भी हम लोग चौथे तत्वों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए 1947 के पहले हम लोग स्टेट नहीं थे, राज्य नहीं थी। और राज्य बनने के लिए हमने आजादी प्राप्त की और आज भारत एक देश है, राज्य स्टेट है। तो पॉलिटिकल की भाषा में अगर बात करें हम लोग तो स्टेट होता है। स्टेट, ये चारों जो भी तत्व है वो चारों तत्व पूरा करने वाला कोई भी छोटा सा या बड़ा सा जो भी कितना विशाल, वो ही राज्य कहलाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी सर्वोच्च शक्ति होती है। शायद आपको समझ में आया होगा, मेरी ये बात मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूंगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब इस राज्य के जो चार आवश्यक तत्व है, उन आवश्यक तत्वों में ये इंपॉर्टेंट तत्व है और इस तत्व के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक भी हमारा क्या है? सरकार है। मैं आपको यहां लाना चाह रहा था, इसीलिए आपके 15 से 20 मिनट जो हमारे लगे हैं समझने के लिए, हम बात करेंगे तीसरे एक महत्वपूर्ण तत्व की, जिसका जो कि राज्य का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सरकार। सरकार राज्य का आवश्यक तत्व है। और इस सरकार को जानने से पहले ये भी जानिए कि सरकार, भारत में सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आप लोग जानिए, भारत में संघात्मक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है। और संघात्मक व्यवस्था क्या कहती है? दोहरी सरकार। क्या कहती है? दोहरी सरकार। तो मूल संविधान की बात करें तो भारत में दो तरह की सरकार थी, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। लेकिन आजकल एक तीसरी सरकार और आ गई है। तीसरी सरकार कौन सी सरकार? तीसरी सरकार स्थानीय सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको आप लोग कह सकते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके उसे किस में डाल दिए गए? संविधान में मान्यता प्रदान कर दी। इसलिए आज अगर हम बात करें तो तीन तरह की सरकारें हैं और इस सरकार के अंदर हम लोग यही बात पढ़ने वाले हैं कि इन सरकारों के रूप क्या होते हैं। तो देखिए, सरकार जो है उस सरकार में अभी हमने बात करी कि उसके तीन रूप बताए हमने सरकार के। भारत की बात करें तो कौन कौन से रूप हैं उनको हम लोग इस तालिका से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग लेंगे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, जिसको आप और क्या कह सकते हैं? संघ सरकार। और क्या कह सकते हैं? भारत सरकार। और क्या कह सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, इतने नाम इसके ले सकते हैं आप लोग। यानी संघ स्तर पर, यानी पूरे भारत की एक सरकार है जिसे हम केंद्र सरकार, भारत सरकार, संघ सरकार कह सकते हैं। दूसरे लेवल की जो सरकार है वो सरकार हमारी है राज्य सरकार। राज्य सरकार, राज्य सरकार को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रांतीय सरकार भी कह सकते हैं, प्रांतीय सरकार। और अंग्रेजी में बोले तो स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी जो सरकार है हमारी वो क्या है? स्थानीय शासन।
स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, ये तीसरा भी आया, जिसको अंग्रेजी में बोले तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम केंद्र सरकार को लेंगे। केंद्र सरकार में कौन कौन होता है, यहां हम लोग देखें। देखिए सबसे पहले जो सरकार है, सरकार किसे कहते हैं, यहां सरकार को भी हम लोग परिभाषित करें। सरकार किसे कहते हैं? सरकार वह राज्य का वह मूर्त अंग है जो उसे मूर्त रूप प्रदान करता है, यानी अभिव्यक्ति प्रदान करता है। या आप लोग ये कह सकते हो कि शासन चलाने वाले तंत्र को सरकार कहते हैं। देश को जो चलाता है, जैसे आपने स्टेट पढ़ा, लेकिन स्टेट जो है, राज्य एक अमूर्त संस्था है। अमूर्त का मतलब है राज्य कभी बोलता नहीं है, अमूर्त संस्था है, अमूर्त संस्था है। वो कभी बोलता नहीं है कि मैं भारत हूं, मुझे ये परेशानी है, इतने लोगों को ये परेशानी है, ऐसा, या क्या हमारी जो समस्या है उनको दूर कैसे किया जाए, इस बात को लेकर राज्य कभी स्टेटमेंट नहीं देता। लेकिन कौन स्टेटमेंट देता है? सरकार स्टेटमेंट देती है। अच्छा कार्य करती है तो राज्य विकास करता है, सरकार अगर अच्छा कार्य करती है तो भारत विकास करता है, उसकी अर्थव्यवस्था भारत की अच्छी है। इसके रीजन कौन है? सरकार। सरकार बोलती है तो शासन कौन चलाता है? सरकार चलाती है। सरकार, शासन चलाने वाले तंत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं? सरकार कह सकते हैं। या जो राज्य अमूर्त है उसको मूर्त रूप प्रदान करने वाले अंग जो है वो है सरकार। सरकार के तो बहुत सारे काम होते हैं, शासन का मतलब सब कुछ आ गया उसमें, लेकिन फिर भी सरकार को उसके कार्यों के आधार पर 3 अंगों में बांटा गया है, जिसको आप लोग कह सकते हैं। यहाँ केंद्र सरकार है तो इसके भी 3 अंग होंगे। तो यहां हम बात करें तीन अंगों की। तो पहला बात करें हम लोग कार्यपालिका, दूसरी बात करें हम लोग व्यवस्थापिका, तीसरी बात करें हम लोग न्यायपालिका। न्यायपालिका, इस तरह से सरकार के 3 हैं। कैसे कैसे हैं? देखिए अभी हमने बात करी कि शासन चलाने वाले तंत्र को शासन के अनुरूप आप क्या कर सकते हैं? कानून बनाना पड़ेगा। तो यहां कानूनों को लागू करने वाले अंग को हम क्या कर सकते हैं? कार्यपालिका। व्यवस्थापिका, कानून बनाने वाले अंग को व्यवस्थापिका कहते हैं। और इन कानूनों की व्याख्या करने वाले अंग को हम न्यायपालिका कहेंगे। क्योंकि देश को चलाने के लिए हमें कानूनों की आवश्यकता होती है, और कानूनों को बनाने वाला अंग है व्यवस्थापिका, जिसे आप पार्लियामेंट कह सकते हैं, संसद कह सकते हैं। इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए कार्यपालिका होती है, और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। अब उन कानूनों को लागू करने के बाद में कि उनका रिएक्शन क्या है, क्या वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या उससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, ऐसी व्यवस्था में एक न्यायपालिका होती है जो स्वतंत्र निकाय है, वो भी सरकार का अंग है, जो उनकी जांच करती है। और अगर गलत है, संविधान के खिलाफ है, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे कानूनों को वो रद्द भी कर सकती है। अब आप चेक करें यहाँ पर कि ये जो संघ सरकार आपकी, इस संघ सरकार में जो आपकी कार्यपालिका है उसमें सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर आप कहें राष्ट्रपति। सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे किसको लेंगे आप लोग? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पे लेंगे आप लोग प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। और लास्ट में लेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी।
महान्यायवादी। महान्यायवादी कार्यपालिका का टॉप मोस्ट जो होता है राष्ट्रपति होता है भारत में। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करेगा। राष्ट्रपति को सलाह और कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिपरिषद और उसके बाद में सरकार को सलाह देने के लिए कानूनी एडवाइजर जो होता है महान्यायवादी होता है। ये बात करी गई कार्यपालिका में। हम लोग बात करें व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका में बात करें, व्यवस्थापिका में भी हम बात करेंगे तो जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, संसद कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, संसद कह सकते हैं, विधायिका कह सकते हैं, व्यवस्थापिका कह सकते हैं। क्योंकि अलग अलग देशों में कानून बनाने वाली जो संस्था है उनके अलग अलग नाम है। जैसे ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट कहा गया, भारत में इसको संसद कहा गया, जापान में इसको डाइट कहा गया, अमेरिका में इसको कांग्रेस कहा गया। इस तरह से अलग अलग नाम हैं। बनाती है वो सब लोग कानूनी बनाती हैं। तो यहाँ संसद है। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग के रूप में अगर बात करें तो राष्ट्रपति को इसमें शामिल किया गया है। यानी कानून बनाने वाला जो व्यवस्थापिका है, जो हमारी जो संसद है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून पारित होगा वो राष्ट्रपति के पास में जाएगा। यानी राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग माना गया है। और बात करें हम लोग इसके सदनों की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। यहां से प्रश्न बनता है कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के क्या है? 2 सदन है। और संसद के कितने अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है? हाँ है। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के बाद में कानून को अंतिम जो हस्ताक्षर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के होते हैं। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के करने के बाद कोई भी बिल क्या बन सकता है? कानून बन सकता है। यहां हम बात करें कानूनों की व्याख्या करने के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, एससी भी कह सकते हो आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में स्थित है। इस तरह से आपकी जो भारत सरकार, केंद्र सरकार या संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका एक पार्ट था। इस पार्ट में आपने देखा, एक बार दोबारा रिपीट करें आप लोग। सरकार के हम लोगों ने 3 रूपों की बात करी, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। या केंद्र सरकार में हमने माना सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ऐसा क्यों किया गया है कि कानून कौन बनाएगा, लागू कौन करेगा, उसकी व्याख्या कौन करेगा, इसके आधार पर 3 अंग है। तो एक ही व्यक्ति को अगर एक ही अंग को सारे भाग दे दिए जाते तो शायद वह निरंकुश हो सकता था। इसलिए शक्ति पृथक्करण के तहत ऐसा किया गया कि कानून बनाने वाला अंग अलग है, लागू करने वाला अलग है, व्याख्या करने वाला अलग है सरकारी हो लेकिन अलग अलग है। जैसे कार्यपालिका कानूनों की व्याख्या, कानूनों को लागू करेगी। व्यवस्थापिका कौन बनाएगा? कानून बनाएगा व्यवस्थापिका, लागू करेगी कार्यपालिका और व्याख्या करेगी न्यायपालिका। फिर इसमें देखिए आप लोग, इस कार्यपालिका में कौन कौन होंगे? तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और उसके नीचे आप लोग देखिए, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो भी लोग हैं वे लोग केवल राजनीतिक कार्यपालिका है। इसके लिए एक स्थायी कार्यपालिका और जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग नौकरशाह कह सकते हो उसको, स्थायी कार्यपालिका। ये कुछ समय के लिए चुनाव के माध्यम से आती है, लोकप्रिय जनता के तहत चुनाव के माध्यम से आती है, 5 साल के बाद में बदलती रहती है। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका देश को चलाती वही है। व्यवस्थापिका में बात करें तो कानूनों के निर्माण के लिए लोकसभा हमारा जो निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, ये 2 सदन, और राष्ट्रपति इसका अंग होता है। और एक हमारा न्यायपालिका की बात करें तो कानूनों की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, जो कि कहीं भी कोई कानून की बात होती है जो दिल्ली में स्थित है, वह उसकी व्याख्या करता है। इसके बाद हम लोग दूसरा जो सरकार लेते हैं वो होता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में भी वही 3 पार्ट्स लेंगे हम लोग। राज्य सरकार,
राज्य सरकार को हम लोग कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के वही 3 अंग होंगे। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका वही कानूनों को लागू करने वाला अंग है। व्यवस्थापिका कानूनों की कानूनों को बनाने वाला अंग है। कानून बनाने वाला अंग। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने वाला। फिर बात कर रहे थे हम लोग, वही बात करेंगे कार्यपालिका में कौन कौन आएगा। राज्य में बात कर रहे हैं, तो राज्य में बात करें तो कानूनों, इसमें आप लोग कार्यपालिका में सबसे वहां पे राष्ट्रपति, तो यहाँ पे राज्यपाल। जहां पे राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। उसके बाद यहाँ पे उप राज्यपाल की व्यवस्था नहीं की है, केंद्र शासित प्रदेशों में ये बात करी गई है। तो यहाँ राज्यपाल के बाद में यहाँ मुख्यमंत्री आएगा, और मुख्यमंत्री के बाद में आप बात करें तो उसका मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के बाद महाधिवक्ता। देखिए, कार्यपालिका में राज्य स्तर पर राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रधान कह सकते हैं। इसकी परामर्श के लिए वही मंत्रिपरिषद होती है, उसका मुखिया वही मुख्यमंत्री होता है, और वही एडवाइजर जो होता है, इनका सलाहकार जो होता है महाधिवक्ता होता है। वहां न्यायवादी, यहाँ महाधिवक्ता। इससे मिलकर क्या बनती है, कार्यपालिका बनती है। व्यवस्थापिका को यहाँ अगर बात करें तो कानून बनाने वाला अंग है। व्यवस्थापिका को विधायिका भी कह सकते हो, और विधानमंडल भी कहते हैं। राज्यों में इसको क्या कहते हैं, विधानमंडल। क्या कहेंगे, विधानमंडल। विधानमंडल में अभी आप लोग देखें तो जैसे वहां संसद के 2 सदन थे, वैसे कुछ राज्यों में 2 सदन है, जिसमें एक कह सकते हो आप लोग विधानसभा, और दूसरा कह सकते हो आप लोग विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद। और वो ही बात करें हम लोग अंग की बात करें तो राज्यपाल। तो विधानमंडल यानी राज्यों में जो व्यवस्थापिका है उसको नाम दिए गए विधानमंडल। कानून बनाने वाला जो अंग है वो कौन है, विधानमंडल। और विधानमंडल में विधानसभा है और विधान परिषद है। कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है। जहां विधानसभा और विधान परिषद है वहां पर दोनों कानून मिलकर बनाते हैं। विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद में चला गया, उसके बाद वो राज्यपाल के पास में जाता है। राज्यपाल हस्ताक्षर करने के बाद ही वो कानून बनता है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधानसभा से सीधा वो राज्यपाल के पास में जाता है। तो यहां हम बात करें कितने राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, कितने राज्य हैं जिनमें विधानसभाएं हैं। तो विधानमंडल तो सब जगह ही है, लेकिन उसमें द्विसदनात्मक यानी जहां 2 सदन है, जैसे वहां हम लोग देखें लोकसभा और राज्यसभा, वैसे विधानसभा और विधान परिषद। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कि कितने राज्य हैं, तो अभी हमने बात पढ़ी थी कि 7 राज्यों में विधान परिषद थी, यानी 7 राज्यों में विधानमंडल था। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 6 ही राज्यों में अब क्या रह गया, विधान परिषद रह गया, यानी द्विसदनात्मक। कैसे, जैसे अब बात करें हम लोग विधानमंडलों की, द्विसदनात्मक विधानमंडल, विधानमंडल वाले राज्य। द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्यों में बात करें तो जब काम पड़ेगा तो देख लेंगे, जब काम पड़ेगा तो देख लेंगे तेलंगाना को।
जब काम पड़ेगा तो देख लेंगे तेलंगाना को। द्विसदनात्मक यानी जहां पर 2 सदन है वो 7 राज्य थे। जैसे आप बात करें जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर आज की स्थिति जम्मू कश्मीर की क्या है, ये हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इसको। यू से बना यहां यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो बात करें 1 2 3 4 5 और तेलंगाना 6, पहले 7 थे। तो अब बात करें इस समय वर्तमान में हम बात करें द्विसदनात्मक राज्यों की बात करें कि कितने राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद है। तो जब काम पड़ेगा तो देख लेंगे तेलंगाना को। तो जब से जैसे जम्मू कश्मीर था, लेकिन यहां हमने क्रॉस कर दिया इसको। इसके बाद हम बात करें यूपी, यू से यूपी, बी से बिहार, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र और तेलंगाना। जब काम पड़ेगा तो देख लेंगे तेलंगाना को। और हमने देख लिया कि कितने राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। वर्तमान में 6 राज्य हैं। तो ये कह सकते हो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक है और बाकी जो राज्य बचे शेष, जैसे कि अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से 6 निकालते हैं, 22 राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल बैठता है। यानी ये कह सकते हो आप वहां पर एक सदनात्मक विधानमंडल है। और वहां का जो अंग है विधानमंडल के कितने अंग है, वहां 2 अंग है। और जहां पर विधान परिषद है वहां पर कितने अंग है, 3 अंग है। तो विधानमंडल के 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इसके बाद हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में हम बात करें तो न्यायपालिका जो है कानूनों की व्याख्या करने वाले। तो राज्य स्तर पर कौन है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय जिसको आप हाई कोर्ट कह सकते हो, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कह सकते हैं। और उसके नीचे और बहुत सारे अधीनस्थ न्यायालय बने हुए हैं। ये एक प्रक्रिया है, किसकी, न्यायिक प्रक्रिया है। शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है। और अब हम बात करेंगे तीसरा और रह गया हमारा, वो तीसरी जो बात थी वो थी सेल्फ गवर्नमेंट। अभी जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में उसको शामिल किया गया है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट के बाद सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन को 2 भागों में बांटा गया है। स्थानीय शासन भी 2 भागों में बांटा गया है, यहां से लेंगे, जिसमें एक होता है आपका ग्रामीण लेवल, ग्रामीण स्तर, जिसको आप कह सकते हो पंचायती राज। और दूसरा जो लेवल है हमारा वो है शहरी लेवल, शहरी लेवल या शहरी स्तर भी कह सकते हो या नगरीय स्तर भी कह सकते हो, नगरीय स्तर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम शहरी भी कह सकते हो आप, शहरी स्तर। देखिए पंचायत राज संस्थाएं, स्थानीय शासन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, जैसे कि नाम से स्थानीय शासन है, तो एक स्तर तो बनाया गया गांव में, एक स्तर बनाया गया शहरों में। क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि जब केंद्र सरकार पूरे भारत में विकास कर रही है, वही राज्य का जो मॉडल था कि राज्य में जो विकास के लिए राज्य सरकारें बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे गांधी जी के अनुसार कि हमारा
जो भारत है वो गांव में बसता है, तो गांव का विकास करना जरूरी है। इसलिए गांव को सुदृढ़ बनाने के लिए, शहरों को सुदृढ़ बनाने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992, ये दोनों किए गए। जहां 73वें का संबंध इससे है, वहीं 74वें का संबंध नगरीय से है। 73वें का संबंध जो है वो ग्रामीण स्तर से है, तो अधिनियम बनाया गया और उस अधिनियम के तहत स्थानीय शासन को, जिसके दो प्रकार किए गए, एक ग्रामीण लेवल और एक शहरी लेवल। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, स्थानीय शासन के कितने स्तर हैं? दो हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी। ठीक है। दूसरी बात करी गई है कि इनके भी फिर क्या बनाए गए हैं? स्तर बनाए गए हैं, इनको भी बांटा गया है। तो ग्रामीण लेवल को भी 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे जो छोटा था वो ग्राम स्तर पर, उसके बाद दूसरा जो लिया वो खंड स्तर पर, तीसरा जो लिया वो ले लिया गया जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, ग्राम पंचायत बना दी गई। खंड स्तर पर पंचायत समिति बनाई गई, पंचायत समिति। जिला लेवल पर जिला परिषदें बनाई गई। इस तरह से गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत होंगी। खंड यानी कुछ गांवों को मिला के खंड स्तर बनाया गया, जो खंड स्तर पर पंचायत समितियां बनाएगी, और पूरे जिले में जो ग्रामीण लेवल है उसको एक जगह बना के जिला, जितना भी ग्रामीण लेवल आता है उसको जिला परिषद कहा गया। इसी तरह आप लोग बात करें इसकी, इसमें भी वही 3 लेवल बनाए गए। छोटे शहरों में, छोटे नगरों में ऐसे कह सकते हो, छोटे नगरों में, मध्यम शहरों में, मध्यम नगरों में और महानगरों में। छोटे शहरों में नगरपालिकाएं बनाई गई, नगरपालिकाएं बनाई गई, नगर परिषद बनाई गई जो बीच के शहर हैं, और बड़े महानगरों में नगर निगम बनाई गई। ये इसके भी वो 3 लेवल बना दिए गए। ये आपका स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है। ग्रामीण स्तर पर या ये कह सकते हो पंचायत राज संस्थाओं के कितने भाग हैं या कितने प्रकार हैं, तो यहाँ 3 बताने होंगे। स्थानीय शासन के कितने प्रकार हैं? 2 हैं। और पंचायत राज संस्थाओं के ग्रामीण स्तर के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। तो यहाँ भी एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न में कंफ्यूजन कर दिया गया कि उसने पूछ लिया स्थानीय शासन के प्रकार, तो वहां उत्तर आया, ऑप्शन था 2, 3, 4, तो वहां कुछ लोगों ने 3 कर दिया, कुछ ने 2 कर दिया। तो कंफ्यूजन है कि स्थानीय शासन के प्रकार हम 2 कह सकते हैं, ग्रामीण लेवल और नगरीय। उसके बाद में ग्रामीण लेवल को क्या कहा गया? पंचायती राज कहा गया। पंचायती राज का जो आपको पता है कि भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ, नागौर में। उसके बाद में उनको पावर्स नहीं थी, संवैधानिक मान्यताएं नहीं थी, इसलिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने, और उसके बाद में इसको लागू कर दिया गया अधिनियम बना के। और इस तरह इसका प्रोसेस किया गया। ग्रामीण लेवल पर, ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत बनेगी उसका मुखिया सरपंच होगा, और पूरे गांव का स्थानीय लोकल जो भी समस्याएं वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत समझाई जाएंगी। ये जब हम स्थानीय शासन पढ़ेंगे उस समय इसको विस्तृत पढ़ेंगे, आर्टिकल के साथ में पढ़ेंगे। खंड स्तर पर पंचायत समिति विकास का मॉडल तैयार करेगी और जिला लेवल पर भेजेगी। जिला परिषद होगी, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होगा, पंचायत समिति में प्रधान बैठेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ग्रामीण लेवल था, शहरों में चले गए आप लोग। शहरों में जहां जाएंगे वहां छोटे नगर जो शीशो अवस्था में है अभी, वहां पर नगर पालिका बनाएगी जिसको चेयरमैन, इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। एक मध्यम शहर जैसे सीकर जैसे शहर है वहां पर हम लोग बात करें नगर परिषद बनाए गए, वहां नगर परिषद का सभापति होगा। और महानगर, जयपुर जैसे महानगर है, बड़े विशाल सिटी हैं, वहां पर नगर निगम बनाए गए और उनके अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। इस तरह से आज हमारा जो टॉपिक था सरकार था, शायद बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आई होप मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ, आपको अच्छा लगा होगा।
मेरी बात को आपको अच्छे से रख पाया हूँगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई, आपने मुझे सुना इतनी देर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको कैसा लगा, क्या क्या सुझाव हैं आपके, कौन से प्रश्न हैं आपके। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगले वीडियो में उनके उत्तर दूं, आपको नाम सहित बोलूंगा मैं आपके। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक।